अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? और मुझे यकीन है आप सबकी सुबह का आगाज इंतहाई शानदार, इंतहाई जानदार हुआ होगा। और साथ ही साथ कोरोना के मसाइल अपनी जगह, टेंशन्स अपनी जगह, लेकिन जिंदगी को ऐसे ही आगे बढ़ना है। और रोज हमने एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ जागना है और अपने दिन का आगाज करना है। और ना सिर्फ खुद खुश होना है, ना सिर्फ खुद पॉजिटिव रहना है, बल्कि ये आसानियां जो है, ये पॉजिटिविटी जो है, इसे लोगों में भी बांटना, उनके लिए भी आसानियां पैदा करनी है। मैं आपको यहाँ से वेलकम करूंगी, नीलम असलम आपके साथ। और अकबर बाजवा को तो कौन नहीं जानता? नहीं, आप ही जानती हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। और दूसरी बात ये कि जितनी पॉजिटिविटी और जितनी एनर्जी नीलम आप में है, ये शायद किसी में हो। और मैं ये दुआ करता हूँ कि सब में इस तरह की एनर्जी और सबका दिन इतना खुशगवार हो और इतना ही एनर्जेटिक हो। नजर है बेहतरीन चले। खैर, अब कोरोना वायरस की अगर बात कर लें, कुछ थोड़ी बहुत उससे थोड़ा सा डिप्रेस होता है बंदा सुबह सुबह भी, खबरें सुन के, टीवी देख के, और फिर यहाँ पे आते हैं तो हम पढ़ते हैं। और हमारे जो टॉपिक्स हैं आज के, उनकी अगर बात कर लें तो सबसे पहले हमने कोरोना वायरस ही की बात करनी है। और कि वैक्सीन का जो मामला है कि कब तक शुरू हो जाएगी, और 50 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हुआ। नीलम, एक बड़ी तशवीशनाक बात है, अभी हमने हेडलाइंस में भी बताई है लोगों को, कि वैक्सीन की डोजेस गायब हो गई हैं सर्विसेज हॉस्पिटल से, मजंग हॉस्पिटल से, लाहौर से। और तकरीबन ये हज़ारों की तादाद में 10,000 के करीब डोजेस हैं जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल से गायब हो गई हैं। जिन लोगों को लगनी थी बात है, लेकिन हैरानी मुझे इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। यहाँ पे हमारे सेटअप में कुछ लूप होल्स तो हैं, इस तरह की चीजें हो जाती हैं, छोटी मोटी करप्शन जो है वो हो जाती है। बदकिस्मती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इंतजामिया के अंडर वैक्सीन हैं और वहाँ पे एमएस का कंट्रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एमएस का होता है। और वो लगने किसको आई थी? फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को, उन्हें नहीं लगी। और वहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल पहले रोक दिया गया, फिर कहीं पे सुस्त हो गया। बहरहाल खैर ये मामला चल रहा है। अपने लोगों के साथ ही आपने ज्यादती की है, वो अपना समझते नहीं ना उन्हें, वो उन्होंने अपनों को लगानी है, वो उन्हें अपना समझते नहीं, अपनी कम्युनिटी को अपना समझते नहीं होंगे। खैर ये टॉपिक है। इसके अलावा हमारे साथ नतालिया होंगी, उन्होंने पीरियोडिक टेबल नीलम बिल्कुल बहुत रिकॉर्ड बनाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम जो है, अपना लोहा मनवाया। इंडियन प्रोफेसर जो कि बहुत बड़ी थी, इस छोटी सी बच्ची ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, उनसे आपको मिलवाएंगे। और साथ ही साथ मौसीकी का तड़का ना हो तो ऐसी सुबह का आगाज जो है मजा नहीं आता। कुछ ना कुछ शायरी, कुछ ना कुछ गजल, कुछ ना कुछ मौसीकी जो है वो होनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं रूह की ग़िज़ा है। हाँ, मैंने आज कुछ एक गाना सोचा है, वो मैंने सुनना है। बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ विंटेज कार्स की बात करेंगे, थोड़ा सा उसमें भी आपको मिलवाएंगे एक शख्सियत से जिन्हें शौक है वो कलेक्ट करने का। तो सबसे पहले हम कोरोना वायरस का आगाज़ करें। रोज़ ये बात होती है कि थर्ड वेव इस वक्त मुल्क में जारी है और उसने काफ़ी खौफ फैलाया हुआ है। तीसरी लहर इस वक्त मुल्क में। और आज फिर नीलम 98 पीपल हैव डाइड, 98 लोग जिंदगी की बाजी हार गए हैं। 2 रोज़ पहले 100 थे, कल भी 78 थे। 4,974 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। और पाकिस्तान के गुज़श्ता 9 माह के दौरान ये यौमिया मरीजों की रिकॉर्ड तादाद है। इसके अलावा यहाँ पे ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे इससे बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। और पिछली जो वेव्स थी उनसे इतने नहीं हो रहे थे, लेकिन इस बार हमने देखा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बहुत सारे केसेस आए हैं। और 2 बच्चों के बारे में ये भी बताया गया कि वो वेंटिलेटर पर हैं। आपको साथ ही ये भी बता दें कि 13 जून 2020 को सामने आया था एक दिन में सबसे ज्यादा नए मरीज। इस रोज ये तादाद 6,825 थी। वायरस का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद सख्ती की गई है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने मार्केट्स और जो बाजार हैं खोलने का नया शेड्यूल जारी किया है। वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी है। और आज से 50 साल से ज्यादा उम्र के जो अफराद हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन का मरहला भी शुरू हो रहा है। अगर आपकी उम्र 50 साल या इससे ज्यादा है तो खुद को वैक्सीनेशन के लिए अभी से रजिस्टर्ड करवा लें। तो हमारे साथ नौशीन आमिद साहिबा मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हुकूमत की जो वैक्सीन खरीदारी की पॉलिसी है उस पर अपोजिशन खासी तनकीद कर रही है और हुकूमत भी उस पर कोई खास क्लैरिटी नहीं दे रही। हाल ही में जो वैक्सीन खरीदी है उससे कितने फीसद आबादी कवर होगी, मजीद कहाँ से वैक्सीन हासिल करने की हिकमत अमल बनाई जा रही है? क्योंकि तनकीद ये है कि अगर सिर्फ खित्ते के ममालिक को देखा जाए तो पाकिस्तान कोसों दूर है अपने हमसायों से ही सिर्फ। तो जरा इस पर क्लैरिटी दीजिएगा। देखें, इस वक्त गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन परचेज की है वो 2 कंपनीज की है। एक कैंसिनो बायो की है जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है, वो सिर्फ 1 डोज लगती है। और दूसरी जो है साइनोफार्म जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है और वो उसकी भी ये तकरीबन 70 लाख
डोजेस जो हैं वो हमें इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर में हमारे पास आ जाएंगी। उनमें से कुछ तो कल पाकिस्तान लैंड कर गई हैं, कैंसिनो बायो की 60,000 डोजेस जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच गई हैं, और बाकी में जो है वो पाइपलाइन में वो थोड़े दिनों में हमारे पास आ जाएंगी। इसके अलावा तकरीबन 3 मिलियन डोजेस कैंसिनो बायो की जो है वो हमें एक बल्क फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड की जाएगी मिडल ऑफ अप्रैल तक, और वो पाकिस्तान में फिर उसको खुद प्रिपेयर किया जाएगा। तो इससे ये मैं समझती बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान अब वैक्सीन प्रोडक्शन की तरफ भी जा रहा है। इससे प्रोसेस जो है वो शॉर्ट हो जाएगा कि अगर हम वो वैक्सीन 3 मिलियन डोजेस बाहर से मंगवाते तो शायद टाइम लगता। ये रॉ मटेरियल या जिसे आप कहते हैं बल्क पैकिंग में हमारे पास आ जाएगा, और इसको फिर डाइल्यूट करके जो इससे 3 मिलियन वैक्सीन की डोजेस बननी है वो NIH इस्लामाबाद में पाकिस्तान खुद बनाए। तो ये फिलहाल ये इमीडिएट मुस्तकबिल करीब में ये हमारे पास पाइपलाइन में है। उसके बाद मजीद भी जो है जैसे जैसे अप्रैल में जून में हमारे पास मजीद वैक्सीन की डोजेस भी जो है वो आती जाएंगी। और वी आर स्टिल अवेटिंग जो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से हमारे पास एक बड़ा चंक आना है, जिसका थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो गया था, वो भी इंशाल्लाह ताला अवेटेड है। चले, ये काफी हौसला अफजा आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बता दिए हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबा ये भी बताइए कि सिंध हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में निजी शोबे में आने वाली वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। निजी दरामद करंदगान तो पहले ही हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट्स को कम करार दे रहे हैं। क्या हुकूमत वैक्सीन के रेट्स मजीद कम करने का सोच रही है? देखें जी, हुकूमत ने इस प्राइवेट कंपनी को जिसने ये रशियन वैक्सीन मंगाई थी, इनको एक बड़ी रीजनेबल प्राइस कोट की थी, और वो ये था कि लैंडेड कॉस्ट प्लस 55% उसके ऊपर उनको लोकल कॉस्ट के लिए और प्रॉफिट के लिए दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने उस पर एग्री नहीं किया और ये लोग सिंध हाई कोर्ट चले गए हैं। अब सिंध हाई कोर्ट की जो भी डायरेक्शंस हैं उसके ऊपर कल कैबिनेट मीटिंग है, उसके अंदर फाइनल डिसीजन होगा। मगर मैं समझती हूँ कि हुकूमत का जो एक रेगुलेटरी रोल जो होता है जिसमें कि हमने चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, हुकूमत अपना रोल अदा कर रही है। मगर प्राइवेट कंपनीज को भी इस वक्त नेशनलिज्म का सबूत देना चाहिए। ये एक नेशनल कैलेमिटी, नेशनल डिजास्टर है, तो इसके अंदर उन लोगों को भी चाहिए कि वो थोड़े से कम प्रॉफिट के ऊपर भी काम करने पे तैयार हो जाएं, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ कि इस वक्त वो थोड़ा सा इसका ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में है। सही, इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को वैक्सीन मिले सही और जल्द से जल्द कीमतों का तयन हो जाए। इसके अलावा स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की अगर बात करें तो स्मार्ट लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन और ये सब माइक्रो लॉकडाउन, सॉरी, तो ये हर जगह पर है तो सही, लेकिन कोरोना का जो फैलाव है वो काबू में आ नहीं रहा। जिस तरह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है हर रोज़, तो हुकूमत इस बारे क्या इक़दाम कर रही है? कोई पॉलिसी मज़ीद सख्त होने की उम्मीद है? देखें, बिल्कुल हुकूमत जो है वो मजीद सख्त इक़दाम जो है वो कर भी रही है, मजीद भी करेगी। इस वक्त हमारी पॉलिसी ये है कि वो चीज़ें जिनकी जो कोरोना के फैलाव का सबब बनती हैं उन एक्टिविटीज़ को फौरी तौर पे मुकम्मल बंद कर दिया जाए। जिनमें शादियां हैं, क्योंकि अभी जो रीसेंट फैलाव है उसमें वेडिंग सीजन का एक बहुत मेजर रोल था। आपको पता है कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा शादियां हुई हैं और लोगों ने SOPs के ऊपर अमल नहीं किया, तो ये वेडिंग सीजन की वजह से मार्केट्स में भी रश था। तो ये मेन वजह बना है हमारे इस वबा के फैलाव का। तो इसलिए फौरी तौर पे जो है वो शादियां इंडोर आउटडोर तमाम शादियों का फंक्शंस जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, मुकम्मल बैन कर दिया गया है। आपके सामने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि एक और ज़रिया बनता है फैलाव का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मेजर शहरों में जहाँ पर इसका फैलाव ज़्यादा है वहाँ पे बंद कर दी गई है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी जो है वो उनके टाइमिंग्स लिमिट कर दिए गए हैं। और इस तरह जो जो चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ हम समझते हैं कि पब्लिक गैदरिंग्स की जो जगह हैं, उन तमाम को, जो मज़ारात हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे गैदरिंग्स होती थी और जहाँ से इसका फैलाव हो रहा था, उन तमाम एक्टिविटीज़ को फौरी तौर पे रोका गया। और दूसरा, SOPs के ऊपर अब सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया जा रहा है। आपने देखा कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, फाइन्स भी हो रहे हैं, और जहाँ पे दुकानें सील करनी पड़ती हैं या कोई और इस तरह के काम, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब सख्ती से इनके साथ इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि SOPs पे मास्क का इस्तेमाल जो है वो इस वक्त हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का मसला है। और जब तक वैक्सीन लोगों तक नहीं सब तक पहुंचती, मास्क ही सबसे बेहतर वैक्सीन। बिल्कुल ठीक है, और अगर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करेंगे तो अवाम ही सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। अच्छा, एक और तशवीशनाक बात जो इस बार हमें देखने में आ रही है इस थर्ड वेव में, डॉक्टर साहिबा, वायरस से बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सवाबी में ये पता चला है कि 25% बच्चे वायरस से मुतासिर हैं। बच्चों में पाया जाने वाला वायरस कोरोना है
या कोई नया वेरिएंट है? देखिए, पहले जो फर्स्ट और सेकंड वेव के अंदर भी बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, मगर वो रूटीन की टेस्टिंग में जब फैमिली के टेस्ट होते थे तो उनका पता चलता था, उनमें सिम्टम्स कोई नहीं होते थे। अब जो वेरिएंट आया है यूके का, ये प्रोबेबली यही वाला बच्चों में है, क्योंकि इस वक्त तमाम बड़े शहरों में इसकी मौजूदगी जो है वो कंफर्म हो गई है। तो ये इस दफ़ा जो ये वाला वेरिएंट है, ये बच्चों में सिम्टम्स भी पैदा कर रहा है। तो इसका, चूंकि अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन पूरी दुनिया में कहीं पर भी अप्रूव नहीं हुई, मगर अब ये बच्चों में जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं, इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है और ये स्टडी किया जा रहा है कि ये वैक्सीन बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं है। तो तब तक मैं समझती हूँ कि बच्चों को ज़्यादा महफूज रखने की ज़रूरत है। उनको घरों से बाहर हमें नहीं निकालना चाहिए। स्कूल्स भी इसीलिए बंद कर दिए गए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली मार्केट्स में, शादियों में जितनी बड़ी तादाद में लोग बच्चों को लेके जाते रहे हैं, और बड़े तो फिर भी थोड़ा बहुत मास्क का इस्तेमाल करते थे, बच्चों को हमने देखा कि मास्क भी नहीं होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बच्चों में इसके स्प्रेड का बायस बनी है। इसको बच्चों को भी SOPs पे उतनी सख्ती से अमल दरामद कराना पड़ेगा, और बच्चों को घरों में रखें, वो वहाँ पर महफूज हैं। मेरी यही दरख्वास्त है कि ये मुश्किल का वक्त है, इस वक्त हम सब ने मिलजुल के इस वबा को फाइट करना है। तो SOPs जो है बड़े भी इस्तेमाल करें और बच्चे भी इस्तेमाल करें। पार्लिमानी सेक्रेटरी बार से डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। ये बड़ी तशवीशनाक बात है बच्चों वाली जो खास तौर पे कर रही है नीलम, वो और वो जो कल के आपने 2 केसेस की बात की, उनमें पता ये चला था कि डेथ हो गई उन दोनों बच्चों की। really और लेकिन वो कॉज ऑफ डेथ कोरोना वैसे उनका पॉजिटिव था, लेकिन वो 1 साल से वहाँ पर ज़ेरे इलाज थे उससे पहले। वैसे हम एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं कोरोना की। दिन ब दिन ये जो तेज़ी से फैलती हुई सूरत हाल है, और स्पेशली जिस तरह से बच्चों को इफेक्ट कर रही है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राशिद जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का राशिद साहब। कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है, बिलखुसूस अगर बात की जाए, बच्चों के लिए कहर बनके टूट रही है। शहर इक़्तिदार में सिर्फ 24 घंटे में 120 नए केसेस सामने आ गए हैं। क्या कहेंगे, कोरोना की ये लहर बच्चों के लिए किस हद तक खतरनाक है? कोरोना वायरस में चूंकि इसमें जेनेटिक तब्दीली आई है, तो इस वजह से अब इस वायरस की जो हैयत है या शक्ल है वो तब्दील हो चुकी है। उस हैयत और शक्ल में तब्दीली होने के बाद इसकी जो विरुलेंस है या दूसरे के ऊपर हमला आवर होने की जो इसकी हैसियत है, उसमें भी बिल्कुल जी तब्दीली आई है। और हमने ये देखा है कि इससे पहले 2 जो हमारे पास वेव्स थी कोरोना वायरस की, कोविड-19 की, उसमें जो छोटे बच्चे हैं वो अफेक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन ये जो 3rd वेव हमारे पास आई है, ये काफ़ी ख़तरनाक है, और इसमें अब छोटे बच्चे भी अफेक्ट होना शुरू हो गए। बिल्कुल हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी देर पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि पाबंदियां तो हुकूमत ने खासी लगाई हुई है, वायरस उसके बावजूद फैलता जा रहा है, तो महकमा सेहत पर कितना दबाव पड़ेगा? पॉलिसी क्या होनी चाहिए उनकी एग्जैक्टली इस वक्त? देखिए जी, चूंकि ये एक पेंडेमिक है और ये नोवल कोरोना वायरस है, और इस हवाले से दुनिया में इससे पहले ये बीमारी, इसका कोई वजूद नहीं था, और इसकी चूंकि कोई दवाई भी नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं है दुनिया में। अब चूंकि वैक्सीनेशन के ऊपर अमल किया जा रहा है, तो हुकूमत वक्त से हमारी एक डॉक्टर होने की हैसियत से मेरी ये अपील है कि वो इसकी वैक्सीनेशन का इंतज़ाम करें। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है वो इस मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाई जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं जी, बिल्कुल उसके ऊपर अमल करवाने के लिए भी हुकूमत को संजीदगी से अमल करना चाहिए, ना कि सिर्फ ऐलानात की हद तक हों। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे में मेरा जो क्वेश्चन है और मेरा जो कंसर्न है, जो मैं पूछना चाह रही थी, अच्छा हुआ आज आप हैं तो आपसे पूछ रहे थे कि जो कोरोना वैक्सीन है, क्या वो बच्चों के लिए भी इतनी ही इफेक्टिव होगी जितनी बड़ों के लिए है? देखें जी, अभी तक तो जो इसके जितने भी तजर्बात किए गए हैं, उसमें हमने ये चीज़ देखी है कि इसको मुख्तलिफ जो एज ग्रुप थे उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी जा रही थी, उसमें जो ओल्ड एज ग्रुप है, या वो लोग जो कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उसको ज़्यादा तरजीह दी जा रही थी। लेकिन
अभी दुनिया में काफ़ी सारे तजर्बात इस तरह के हो रहे हैं और बिल्कुल इस तरह की वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है कि जो बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, इसी तरह जैसे बड़ों के लिए है। स्टिल जो अभी हमारे पास वैक्सीन मौजूद है जी, वो सिर्फ बड़ों के लिए, उसमें वो बच्चों के लिए वो वैक्सीन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की जो सूरत हाल है उसने हर शख्स को नीलम परेशान कर रखा है, जहाँ पे अब कुछ समझ नहीं आ रही लोगों को। किसी को सेहत का मसला है, किसी को रोज़गार का मसला है, किसी का ख़ानदान मुतासर हुआ हुआ है, किसी के प्यारे बीमार हुए हुए हैं, तो हर बंदा कुछ डिप्रेस्ड नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में हमारे पास एक खुशी की खबर, एक अच्छी खबर, एक बहुत बड़ी खबर है। और मैं कह सकती हूँ इस वक्त स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है मेरी छोटी सी प्यारी सी फ्रेंड ने। कुछ अर्सा पहले ही मेरी इनसे दोस्ती हुई है, मैं इनका ऑटोग्राफ लेने इनके घर गई थी। नतालिया नजम, कौन नहीं जानता इनको। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम लिखवाया। पाकिस्तान का झंडा मैं कह सकती हूँ वहाँ पे इन्होंने ऊंचा किया, पाकिस्तान की शान बढ़ाई। प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। और इंडियन प्रोफेसर, ये छोटी सी, ये जो नन्ही सी बच्ची है ना, इसको छोटा ना समझे, ये बड़े बड़े प्रोफेसर्स का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। एब्सोल्युटली। और खुशी की बात ये है कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, यहाँ पे नाज़रीन आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है और मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है, वो ये कि जो नाम लिखवाया ना, वो एक साइंटिफिक अचीवमेंट है। वो कोई माथे से अखरोट नहीं तोड़े, कोई टिकटॉक स्टार नहीं है ये हमारे साथ। एब्सोल्युटली इस तरह के कोई मामलात नहीं किए कि इतनी छलांगे लगा ली हैं या इतने पुशअप्स लगा लिए। वो ठीक है, वो भी अच्छे काम है अपनी जगह पे, लेकिन ये इस वक्त दुनिया, ये जहां बानी जो है, आगे दुनिया में जो नाम बनाना है और दुनिया में आगे अगर पाकिस्तान ने ऊपर जाना है तो साइंस के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। पीरियोडिक टेबल बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने 2 मिनट 42 सेकंड में बनाया। आपकी केमिस्ट्री कैसी थी? मैं तो इतनी वीक थी कि मुझसे तो याद देख के नहीं होते थे और मैं सारे जो फॉर्मूलाज थे वो याद करती थी। और नतालिया ने 42 सेकंड्स में, जी हाँ 42 सेकंड्स, मैं मिनट्स की बात नहीं कर रही, उसमें पूरा पीरियोडिक टेबल सेट करके लोगों को दिखाया गया। ये यार, ये मेरे लिए क्या मसला है। तो मेरा ख्याल से अब वक्त नहीं ज़ाया करते। अस्सलाम वालेकुम नतालिया, कैसी हैं आप? Assalamu alaikum, how are you? I'm good, माशाल्लाह, good to see you again। और माशाल्लाह you are looking like a rock star now। अच्छा नतालिया, एक बात बताओ कि ये जो पीरियोडिक टेबल, हम देखने वालों को थोड़ा समझाते हैं, केमिस्ट्री मेरी भी ऐसी थी, इतनी खास अच्छी नहीं थी, लेकिन ये एलिमेंट्स है ना सारे, जिनको एक खास तरतीब में सेट करना होता है। yes. पूरी जो यूनिवर्स है वो इन एलिमेंट्स से बनी है, यानी कि यही वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी आप कोई भी जो चीज़ देखते हैं पूरी कायनात के अंदर, वो ये तमाम एलिमेंट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं, ऐसा है? yes. थोड़ा सा हमें गाइड करें ना, क्योंकि हमें एनलाइटन करो यहाँ पे, हम उतना अच्छा नहीं जानते जितना तुम्हें पता है यहाँ पे। इनको थोड़ा सा बताएं कि क्या होता क्या है। तो उनको एक खास तरतीब में सेट करना है। उनकी वो क्या होते हैं ऊपर, वो जो क्या उसे कहते हैं, चार्ज होता है, जो भी होता है। वैसे आप टीचर ही बन गए नतालिया, मैंने सोचा था मेरी दोस्त आई है, मैं कुछ अच्छी-अच्छी बातें टीचर बनाना चाह रहा हूँ। असल पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं, जो मैंने टेबल सेट किए उसमें एटॉमिक नंबर्स नहीं लिखे हुए थे, उसमें बस सिंबल्स लिखे हुए थे जो मुझे ऑर्डर में अरेंज करना था। ग्रेट, अब आइए आपको समझ। मुझे वाकई आप समझ गए, मैं एटॉमिक नंबर को मैं चार्ज कह रहा था अभी लेकिन मतलब ये बहुत जबरदस्त बात है। ये इंटरेस्ट कैसे है केमिस्ट्री में? फेवरेट सब्जेक्ट है? यस, इट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं नतालिया, आपने कितने दिन प्रैक्टिस की और आपको आइडिया था कि कोई था कि पहले से पता था मैं रिकॉर्ड बना लूँगी, कोई मसला नहीं है, या थोड़ा डर था अंदर के कैसे होगा ये? मुझे केमिस्ट्री की इंटरेस्ट आई थी जब मैं छोटी थी। मैं एक्सपेरिमेंट्स घर पे करती थी। आई वांटेड टू नो हाउ। इससे भी कितना छोटी थी आप? अभी इतनी छोटी हैं, अब इससे भी छोटी थी, उस वक्त आप केमिस्ट्री के बारे में सोचती थी? यस। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? Continue please. I used to do experiments at home. I wanted to know how everything was made, so my parents bought me science kits so I could do them at home. Great, great. So ये credit किसको जाता है, मम्मी को या बाबा को? Both of them. अच्छा, दोनों में से किसी को कोई साइंस की फील्ड से वाबस्ता है? दोनों में से क्या? What does your father do? आपके वालिद क्या करते हैं? My father is a businessman. अच्छा। And my mother is an immigration consultant. Great. अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बात है। मुझे बहुत खुशी है पाकिस्तान में एक ये नीलम, सीरियसली मैं जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ वो ये है कि जब तक साइंसेस की तरफ पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान कहीं नहीं जाएगा और यहीं पे रहेगा। और ये दिल को तसल्ली देना कि मैं आपको एक बात बताऊँ वैसे नतालिया के बारे में, क्योंकि मेरी ये फ्रेंड है ना, तो मैं आपको बताती हूँ, ये सिर्फ साइंस में नहीं है। आप म्यूजिक के बारे में कुछ पूछ लें इससे, अच्छा। आर्ट्स के बारे में कुछ पूछ लें, हर फन मौला है। इनके जो फेवरेट बैंड हैं कुछ बताएं उनके बारे में। इमेजिन ड्रैगन्स, बिलीवर इनका फेवरेट सॉन्ग है। क्यों है आपको ये सॉन्ग पसंद वैसे? बिलीवर। I'm not sure. You are an achiever, so why you like believer? She believes in achieving. He ain't wrong.
या ऐसे ही अभी वही पसंद है या उनके अलावा भी कुछ लिस्ट अपडेट हुई है? I do like a lot of songs. Okay. I don't only listen to Believer. I listen to a lot more songs like Sweet But Psycho. Okay. Then there's Havana, Señorita and more. Señorita. छोटी सी बात मैंने पूछनी है, मैं ज़रा अपने मतलब कि मैं चीज़ें पूछ रहा हूँ कि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। मेमोरी इतनी शार्प कैसे है? क्या मुझे थोड़ा सा टिप्स दो उसके बारे में। क्या कोई टेक्निक है कि आप याद किस तरह से हो जाता है और फ़ौरन रिकॉल कैसे कर लेती हो? I've just been gifted with a photographic memory. वाओ, माशाल्लाह। आइडेंटिक मेमोरी वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो होगा ना, मतलब फील होता है कि यार मैं बस हो जाता है मतलब। I'm not sure. I just use my अच्छा। brain and I make sure to read things thoroughly and learn them thoroughly. It is easy for her. आप लोगों को नहीं, वही तो सोचना पड़ता है, याद करना वो तो पड़ता है। gifted है, She इसमें is- तो कोई शक हाँ, नहीं है, God। absolutely। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो चले रिकॉर्ड बना लिया, उसके बाद तोड़ दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान जब आप बनी, जब आपको कॉल आई, कैसा फील हुआ? Pakistan Day Parade was very, very exciting. I want to take this opportunity to thank ISPR for making it all happen. It truly was an honor to be Pride of Pakistan and meet the President and Chief. I feel honored, overwhelmed and humbled. अच्छा कैसे लगा? वहाँ सारे बड़े बड़े लोग थे, सब बहुत बड़ी एज में जाके, मतलब बहुत बड़ी नहीं लेकिन आपसे कंपैरेटिवली बड़े थे और दोनों उन्होंने तरह से अचीव बड़े, किया। एज में भी बड़े और वैसे भी उन्होंने बड़ों I को was बुलाया actually था। the youngest उनमें there. आप यंगेस्ट थी, कैसा लगा उनके दरमियान बैठ के? आपने कहा ठीक है आप लोगों ने भी किया होगा कुछ ज़िंदगी में, लेकिन मैंने तो इसी एज में कर लिया, आपकी एज में तो मैं पता नहीं क्या क्या करूँगी इंशाल्लाह। Honestly, I felt very nervous sitting with everyone older than me because I was, I think, one of the only kids there. And it was just terrifying because I was surrounded by all the टेरिफाइंग adults. हो सकता है, डर आप सकती हो, लेकिन वो सब आपसे डरे होंगे कि हम इतनी उम्रों में ये सब अचीव करके यहाँ बैठी, छोटी सी बच्ची यहाँ पे आके, मतलब इसने क्या ऐसा किया होगा? सबको पता था कि आपने क्या किया और बड़ा ज़बरदस्त आगे इरादे क्या हैं और मजीद करने के। केमिस्ट्री को ही परस्यू करना है इसमें कोई करियर या फिर और किसी साइंस फील्ड में? For now in the future, I want to pursue STEM education. ओके, And I also want to save animals however I can. I will probably Great. end up in research. ग्रेट। इन रिसर्च, इस एज में ना मुझे रिसर्च का ना मतलब भी नहीं पता होगा, रिसर्च का वर्ड भी नहीं मैंने सीखा होगा और मैं रिसर्च से दूर भागती होंगी। एंड मैं भी सिर्फ लोगों को देखता ही हूँ रिसर्च करते हुए, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि यार माशाल्लाह। मुझे इतनी सी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कि यार ये कुछ ऐसा काम है जिससे मुल्क आगे जाएगा। अच्छा मुझे इनकी मम्मी को क्रेडिट देना है, इनके बाबा को, इनके Absolutely। पेरेंट्स को क्रेडिट देना है कि उन्होंने माशाल्लाह से आजकल हमारे बच्चे फॉरन फोन उठाते हैं, दुनिया में बाद में आते हैं, फोन उठाते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं और ऐसे में माशाल्लाह से इतनी टैलेंटेड बच्ची, तो नो डाउट क्रेडिट पेरेंट्स को जाता इसमें है। तो कोई शक नहीं है। नतालिया आगे ये तो आपने बता दिया कि आपका इरादा है स्टेम रिसर्च में और फिर उसके अलावा आप बाकी रिसर्च वगैरह में, लेकिन आप जो बच्चे हैं मैसेज क्या दोगी साइंस के हवाले से कि मतलब हाउ ब्यूटीफुल इज़ इट, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट, और किस तरह से पढ़ें कि वो भी ज़रा, आप तो गिफ्टेड हो लेकिन मतलब कोई एक चीज़ क्या उनको पैदा करनी चाहिए अपने अंदर अपना नाम बनाने के लिए? There are a lot of subjects in science like biology and a lot more. I focused on chemistry, but everyone has their own way of learning True. science and I suggest you just go with the way you learn it. ओके अच्छा नतालिया मैं देख रही हूँ आपकी फैशन सेंस भी बड़ी अच्छी है। हम जो नर्ड से होते हैं ना, पढ़ाकू बच्चे, उनको समझते हैं कि ये तो बस मलंग से होंगे, इनको फैशन सेंस नहीं होगी। ये जूड़ा किसने बनाया और ये माशाल्लाह से बालियाँ लवली, ये किसके, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? मम्मा? Mama made the hairstyle, the rest I did. ग्रेट, यू आर लुकिंग लवली माशाल्लाह। अच्छा बच्चों को आपने मैसेज दे दिया, कोई बड़ों को भी मैसेज दोगी? सोचती बहुत है, ये थिंकर है ये, तो बड़ों को भी कोई अच्छा सा इसीलिए मैसेज तो दे कारनामे हैं। Don't hold your children back. ग्रेट, कितना बड़ा मैसेज दिया है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को अलाउ ही नहीं करते कि वो अपने ड्रीम्स जो हैं, अपने एम्बिशंस को परस्यू कर सके। हर वक्त किसी डॉक्टर ही बनाना होता है सबको। अच्छा नतालिया, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, अब कुछ देखने के हवाले से आपकी सजेशन क्या होगी? मतलब कोई ऐसी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज या कोई ऐसे टीवी सीजन्स जिनसे आपने कोई इंस्पिरेशन ली हो या कुछ ऐसा पढ़ा हो जिससे आप इंस्पायर हुई हो? I have not really watched any inspiring TV shows, just fun ones, and I haven't really seen that many documentaries yet. I'm still gonna watch some. I'm not sure yet. अच्छा बिल्कुल एंड में अब आपको पता है कि कोरोना की वजह से कितना सबका ये एकेडमिक ईयर मुतासिर हुआ है, तो आपने कैसे ओवरकम किया? क्योंकि घर पे थे, स्कूल्स बंद थे, कैसे आप घर में कैसे पढ़ती थी? बच्चों का फोकस ही डेवलप नहीं हो रहा घर पे रह के, वो कह रहे हैं हम क्या पढ़ें। During the beginning of the pandemic, we were all locked up. So my mother set a 40-day challenge for me to
Learn the periodic table, understand it and break a world record. तो वैसे आप सोशल हो, फ्रेंड्स हैं आपके, या यू लाइक टू जस्ट सिट इन I द am रूम? her friend, I am telling you. नीलम तुम्हारे भी फ्रेंड्स कोई नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मतलब अलूफ तो नहीं हो? Yes, I have friends all around my neighborhood. वेरी नाइस, ज़बरदस्त। और एक चीज़, बड़ी खूबसूरत चीज़ ये मुझे लगी कि नतालिया जो है ना, उसने सबसे अच्छी बात, एक वैसे तो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन एक ज़बरदस्त बात ये थी कि शी लाइक्स टू फन अराउंड, और वो आपने इन्जॉय करना है आपने। तो वो कह रही थी मैं वैसे सीजन्स देखती हूँ सिर्फ एंजॉय करने के लिए, ये वाले नहीं कि सिर्फ पढ़ने के लिए। वो वैसे ही अल्लाह ताला ने इतना माशाल्लाह गिफ्टेड दिमाग दिया वो, माशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच। हमारी जो लवली छोटी सी स्टार हैं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ हैं, और दुआएं इसी तरह से हमारी पूरी कौम को और हमारे मुल्क को आप मौके फराहम करती रहें प्राइड के। थैंक यू सो मच। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू, गॉड स्पीड। It was a pleasure being here. थैंक यू वेरी मच नतालिया, थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मौसीकी की बात करनी है, कुछ म्यूजिक सुनना है हमने। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और इससे पहले के मौसीकी के जो सुर हैं वो यहाँ पे हमारे GNN के स्टूडियोज में बिखेरे जाएं, आपको बताएं कि फैसलाबाद के कार मैकेनिक ने 1974 मॉडल की गाड़ी को 2021 मॉडल की इलेक्ट्रिक फीचर्स लगाकर तैयार कर लिया है। एब्सोल्युटली, 4 दहाइयों से ज्यादा पुरानी गाड़ी है, उसे नसीर अहमद ने बड़े शौक से तैयार किया है। पहले जरा रिपोर्ट देख लीजिए, औरंगजेब मलिक ने बनाई है। 45 साल पुरानी गाड़ी जिसे कोई खरीदने को तैयार नहीं था। जड़ामला रोड पर वर्कशॉप के मालिक नसीर अहमद ने इसे 8 लाख में ऐसा तैयार किया कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। 1974 की गाड़ी में 2021 मॉडल जैसी सहूलतें हैं। छत पर सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक सीटें, पावर स्टीयरिंग, बेहतरीन एयर कंडीशन, ऑटो डोर और 3000 सीसी ऑटोमेटिक पावर इंजन इंस्टॉल किया गया है। नसीर अहमद के मुताबिक गाड़ी को 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक चलाया जा सकता है। गाड़ी में सबसे मुनफरिद बात यह है कि इसे रिमोट कंट्रोल से भी स्टार्ट किया जा सकता है। नसीर को इतनी पुरानी गाड़ी तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल इसके स्पेयर पार्ट्स ढूंढने में पेश आई। इसने पेशावर, लाहौर और मर्दान के अलावा दुबई से भी कुछ चीजें मंगवाई, जिसके बाइस गाड़ी को तैयार करने में 2 साल का अरसा लगा। शौक का कोई मोल नहीं, सुना तो था, लेकिन नसीर अहमद बिल्लू ने इसे साबित कर दिखाया। 4 दहाइयों पुरानी गाड़ी पर ऐसा दिलाया कि लाखों रुपए लगाकर इसे जदीद दौर की तर्ज की गाड़ियों पर तैयार कर लिया। कैमरामैन रईस दिलावर के साथ औरंगजेब मलिक, GNN फैसलाबाद। औरंगजेब मलिक की रिपोर्ट आपने देखी है, उन्होंने शीशा भी ऊपर कर लिया कोरोना के पेश नज़र। एस्टन मार्टिन एक गाड़ी है और वो जेम्स बॉन्ड यूज़ करते हैं। आप ज़रूर देखिएगा नाजरीन, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी गाड़ी बनाई है इन्होंने। हमारे साथ खैर नसीर साहब खुद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया नसीर साहब। ये इतनी पुरानी गाड़ी और बड़ी ज़बरदस्त तैयार की, लेकिन ख्याल कैसे आया आपको? मैंने पहली गाड़ी नहीं तैयार की, मैंने और भी पहले गाड़ियाँ तैयार करके बेची हैं। मेरा ये शुरू से शौक़ है, जब से मैं ये काम करना शुरू किया था, मेरा उस वक्त का शौक़ है ये कि गाड़ी तैयार करना और अच्छी तैयार करना मेरा शौक़ है। ये भी मैंने अपने शौक़ से तैयार की है और बड़ा अरसा लगा, इसे तकरीबन 2 साल लगे थे तैयार करते हुए। वैसे बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जो अपना शौक इस तरह से पूरा कर लेते हैं, उसके लिए वक्त भी निकाल लेते हैं और उनको रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। खैर नसीर साहब, ये बताइए मॉडल कौन सा है? ये सन 1974 मॉडल है। ये फैसलाबाद से मैंने ख़रीदी थी। फैसलाबाद के एक आदमी के पास थी, वो उसके पास मैं 2 साल जाता रहा, गाड़ी दे दो हमें, वो देता नहीं था। तो फिर वो मान गया कि चलो ले लो। तो हमने ये गाड़ी फिर ले ली। लेके मैंने इसको सारा खोल दिया, इसे हर चीज़ इसकी खोल दी, कली कली कर दी, मतलब खाली बॉडी को अलहदा कर दी इसकी। ये गली हुई बहुत थी, ये ख़राब बड़ी थी, इसके दरवाजे गले थे, फ़र्श गले हुए थे, काफ़ी चीज़ें डैमेज थी इसकी। फिर मैंने सारी खोल के इसको नए सिरे से तैयार किया। नहीं सर, जो तैयार की है बड़ी कमाल की है। खुसूसियत इसमें है क्या क्या? मैं तो खुद अभी देख रहा था, ज़रा बता दीजिए खुद। और ये पहली गाड़ी नहीं है, आपको बता दिया उन्होंने। हाँ वो तो है। इसमें खसूसियत सारी हैं, जो इसकी चीज़ें जेन्युइन हैं वो ऑन होती हैं, चलती हैं वो सारी चीज़ें। जो इसके अंदर जो कंपनी ने लगाया हो वो हर चीज़ें चलती है। इसमें एक्स्ट्रा मैंने सीटें लगाई हैं, पावर सीटें लगाई हैं, और पावर सीटों के अलावा मैंने इसको सनरूफ लगाया है। इसकी ब्रेक जो है वो मैंने 4 व्हील डिस्क की है, और इसमें ऑटो गेयर लगाया है, ऑटो दरवाजे इसके किए हैं, और रिमोट स्टार्ट इसको लगाया है। और इसकी जेन्युइन चीज़ें मैंने कुछ बाहर से मंगवाई हैं, मुल्क से बाहर से मंगवा के
इसको फिट की है। अच्छा, तो फिर नसीर साहब ये भी बता दें कि ये जो आप कह रहे हैं कि मैंने ये लगाया, कितने की खरीदी थी और अब तक कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं इस पे? ये तकरीबन मैंने 2.5 लाख में ख़रीदी थी और इसके ऊपर तकरीबन 8.5 लाख रुपया इसके खर्चा आ गया, क्योंकि सामान बहुत महंगा मिला और बाहर से भी कुछ मंगवाना पड़ा मुझे, इसलिए ये इसके ऊपर तकरीबन 8.5 लाख रुपया खर्चा आ गया। ठीक है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया नसीर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। शौक का कोई मोल नहीं होता, वही वो बता रहे थे, जवाब उसी सेंस में दे रहे थे। खैर, अब मौसीकी की बात करेंगे। तो पाकिस्तान ने मौसीकी की दुनिया में कई बड़े नाम पैदा किए हैं। बहुत ज़्यादा बातें करने से बेहतर है कि हम डायरेक्टली, रेशमा साहिबा का किसको नहीं पता, बुलबुल सहरा का खिताब उन्हें मिला, हर दिल अजीज, और बड़ी मुनफरिद उनकी आवाज़ और चंद गाने ऐसे कि वो किसको नहीं पता होंगे। तो हमारे साथ जो स्टूडियोज में मेहमान मौजूद हैं, नीलम, उनका तारुफ करवा दें। और उनका तारुफ सबसे बड़ा ये है कि इतनी बड़ी जो लेजेंड है उनसे आपकी शक्ल मिल जाए, आप उनका कलाम पढ़ रही हो, इससे बड़ी जो है ना किसी फैन की हम आवाज़, बिल्कुल हम आवाज़, क्या खुशकिस्मती होगी। तो मुमताज़ रेशमा साहिबा इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी हैं। उनके जो कोऑर्डिनेटर है शिराज, वो भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रेशमा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम मैडम जी। और सब ठीक ठाक, घर पे सब ठीक है? ये मुझे बताएं। तानू वेख के ना बिल्कुल तुसी बोलते हो ते बाकायदा हर तरह तो मतलब मैंने लगता रेशमा साहिबा सामने बैठे ने, असी ज्यादा जड़ा ना बड़े इस टाइम उतावले हुए ने, साडे नाजरीन जड़े ने कुछ सुनना चाह रहे ने। केड़ा गाना सुनाओगे रेशमा साहिबा दा? जी सर, गाना तो उन्हों दा लम्मी जुदाई मशहूर है, ये गल है, तो मैं वही सुनावांगी। सुनाइए। बिछड़े भी तू बस कल परसों जियागी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत नाई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई, 4 दिनां दा प्यार या रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ये आपकी बहुत पुरसोज आवाज़ है, ये बिल्कुल दिल पे जाके ऐसे छुई है। कमाल कमाल, उत्ते दे थल्ले दे दोवें सुर ते ताड़ा एडा कमाल जबरदस्त कंट्रोल है। सिक्ख्या किधरों है तुसी? सर मैं बचपन तो गांदी सी, छोटी होंदी तो माँ बाप रोकते सी, वो कहते सी कि तुसी ये काम नहीं करना, तो मैंने बहुत शौक सी, मैं इधरों सुन लिया टेपा रेडियो च, इधरों सुन लिया, तो मैंने शौक बहुत सी। उस तो बाद शादी हो गई मेरी, शोहर मेरे नूं पता लगा रिश्तेदारां कोलों कि तुहाडी बेगम गांधी है। मैंने एक दिन पूछते ने कि तुसी गांदे हो, तो मैं हाँ जी मैं गांधी जरूर है, मेरा शौक है बचपन का। कहता चल फिर गा, अगर तू गानी है तो तेन मेरी भी सपोर्ट है। क्या बात है, ऐसे मर्दों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हर वक्त हम कहते रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए जो हस्बैंड है। कमाल, आपने कितनी प्यारी आवाज हमें पाकिस्तान को दे दी है, जो कि हम मिस कर रहे थे कि रेशमा जी अब नहीं है तो क्या होगा फ्यूचर फॉक मौसीकी का, लेकिन माशाल्लाह। और सर मेरा शोहर नाल है, बैठे आए ने इंशाल्लाह मैं मुलाकात करांगी, उन्होंने तानू हौसला दिता और मतलब सीखा नहीं आपने कहीं से? ये सीखा मैं फिर सुन के भी नहीं शुरू तो सीखा, मैं खुद ही घर च रियाज करती सी, गांधी सी, वैसे ही काम करना, बर्तन धोने ऐसे करना, मैं गांधी। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपके शौहर ने कहा कि सपोर्ट है आपको मेरी, गाएं आप खुल के, तो कौन सा गाना आपने उनको सुनाया? उनको कौन सा, उनको देख के आपको कौन सा गाना याद आता है अपने शौहर को? उन्होंने खुशी हुई ना कि ये गाए, तो मैं उन्होंने कहा कि तुसी किस गाने दे विच खुश हो? उन्होंने कहा कि मैंने उन्होंने रेशमा जी का गाना वो सुना दे, अखियां नूं रहण दे, अखियां दे। क्या गल, सानू भी सुना दो मैं। जी जरूर। अखियां नूं रहण दे, अखियां दे कोल कोल
अखियां दे काल का चन पर दसिया बोल भावे ना बोल अखियां रैण दे। ये जब आपकी नाराजगी होती होगी मुझे लगता है उस वक्त होता होगा। ओह आंखों में आंसू भी आ गए उनके। सच्ची मोहब्बत भाई आजकल के दौर में सच्ची मोहब्बत देखनी है दिल आपने। से गाया उन्होंने, ऐसे मुझे फील करके गाया है और मैं बाकी आई एम स्पीचलेस। मैडम जब गानी है ना रेशमा जी का गीत मेरे खुद ही अखी च आंसू आ जाते हैं कि असी तो कुछ भी नहीं, वो लोग ऐसे सन के जिन्होंने पाकिस्तान दा इंडिया दा बाहर दे मुल्कां दा नाम रोशन किया। ऐसा जज्बा ऐसा पैशन, मैं तो दुआ करना या अल्लाह मैनू भी अता कर, मतलब इस तरह मतलब इतनी फील के साथ। वैसे अच्छा शिराज से हमने बात करनी है कि बहुत क्रेडिट शिराज आपको भी जाता है, किस तरह से आपको पता चला और आपने मतलब मुमताज़ जी को आपने ढूंढ निकाला। मतलब वैसे तो वो वीडियोस वगैरह उनकी आई लेकिन आपने काफ़ी उनको सपोर्ट किया साथ और काफ़ी हाईलाइट करने में उनका नाम। जी रिक्वेस्ट करना चाहनी हूं जी जी करें आप। पहले मैं किसी को भी नहीं सीखा, हुण आन के मैं ना थोड़ा जा उस्ताद फकड़े ने जी और मेरे अच्छे उस्ताद ने, उन्हों का नाम है मुनव्वर सईद। मुनव्वर सईद साहब जी गांदे भी ने और पेटी भी बजाते हैं। वो मैनू रैसल करावणगे, हुण करांदे भी ने ते करावणगे भी जी इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह उनको भी तो सर मैं एहो ही रिक्वेस्ट मेरी कि मैंने मौका दिता जाए सर, बहुत मेहरबानी होगी। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ से बात की था किसी ने? बहुत हाँ जी अभी तक काफ़ी सारे लोगों ने रब्ता किया है और एक मियाँ वाली के कंपोजर हैं वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द इनसे मिलने भी आ रहे हैं। अताउल्लाह साहब तो नहीं? नहीं नहीं सर वो उनका कुछ और ही नाम है, उनकी कॉल आई थी तो इंशाल्लाह वो सैटरडे का हमारा डन हुआ है। वो इनका एक इंशाल्लाह जल्द से जल्द एल्बम भी रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह और उसको रिलीज भी करेंगे अच्छा इंशाल्लाह। मुमताज जी मैनू ऐ दसो कि फैमिली च और भी लोगों च ए टैलेंट सी या ए अल्लाह दी अता तुहाडे ते ही है? नहीं मैडम ए सिर्फ ना मैं ही, असी 7 भैणां सी ते साडे विचों कोई नहीं, कोई चाहता ही नहीं सी कि ये काम करे। मैनू बहुत ही शौक सी गाने बजाने दा ना, बहुत मैं शौक करदी सी। किधर टेप रेडियो चलता होना तो मैं वो सुन के तो वो आवाज कैच करके वो गाना सीखती। लोग आपको अपनी मेहंदियों में ज्यादा बुलाते होंगे। हाँ जी, तो मैंने शौक सी ते मैं जो शादी हुई है ना तो रेशमा जी के गीत जो मैं सुने ने ना एहो ही सुनिया सी सब तो पहले अखियां नूं रहण दे अखियां दे कोल कोल ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਹੋਗੀ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਸਦ ਲਿਬਾਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ मुमताज लेकिन मैनू बहुत खुशी होती ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ बहुत खुशी होती। अभी मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ बैठ के और मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है और मैं प्लीज़ आप ठीक है आपने क्वेश्चंस करने होंगे अकबर लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे कुछ और सुनूं। और किसी वक्त मेरा मियाँ नाराज हो जाए ना तो वो ਤਾਂ नाराज होंदा मैं ਜਦੋਂ इनकार करनी है कि अज मेरे को नहीं गाना सुनाया जाता तो फिर कौन सा गाना गाते? फिर वो कहते हैं कि नहीं गाना गाएंगी तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। क्या बात है इनके जो हस्बैंड है वो ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਾयत ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ रेशमा जी ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜੀ ਬਿਲकुल बिल्कुल शेर बाबा दिया कुड़ियों तुसी नक विच नथ ना पाया मैं भूल गई तुसी भूल ना जायो यारी नाल बलोच न लायो हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा सजना बहाजू होया हनेरा हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा नहीं लगदा
हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, सजना बाजू होया हनेरा, हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। क्या बात है मुमताज जी, और मेरा दिल नहीं जा रहा, मेरा भी दिल नहीं चाह रहा कि ये जो वक्त हम थोड़ा बढ़ा नहीं सकते, एक घंटा अगले घंटे में नहीं सुन सकते। मैंने असल में बस अभी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, उसके बाद आपके एक नशिस्त रखते हैं खामिद जो है उन्हें आके मैंने सैल्यूट भी करना है। हाँ नो डाउट, मैंने भी करना है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे मर्द जो हैं उनको भी अप्रिशिएट किया जाए और उनको भी माशरे में सामने लाया जाए कि देखिए जी ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर की खवातीन को ऐसे सपोर्ट करते हैं और उन्हें कहते हैं खुल के गाओ, जो करना अपने शौक पूरे करो। शराब बुला के ले आवेगा जरूर, दफ्तर में बैठे इंशाल्लाह जाके खुद मिलेंगे, खुद हाजिर होते हैं वहाँ पे। खैर प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन आज खत्म हो गया, हमने तो आज बहुत एंजॉय किया और वाकई नीलम की बात दुरुस्त है, काश थोड़ा सा और बढ़ जाता, लेकिन क्या करें मजबूरी है यहाँ पे। तो इजाजत दें हमें, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।